उन टॉपिक्स को लेकर के आप क्या करिए कि उनके डिफरेंट बिंदुओं पे विचार करके एक ना माइंड मैप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड एरिया, अब इन सब में ना 4-5 तरह के पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है। बल्कि हर क्वेश्चन की माइंड में एक फॉर्मेटिंग करेंगे पहले, 1 से 2 मिनट उसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी चाहिए कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इसके बॉडी पार्ट में क्या होगा और इसके कंक्लूजन पार्ट में क्या होगा। वहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क भी कर सकते हैं, तो 1 से 2 मिनट एग्जामिनेशन हॉल में इसको देना चाहिए। अगर हम केवल लिख रहे हैं और उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं फैक्ट से, तो वो केवल ओपिनियन है, वो एक वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। तो हमेशा कोई भी चीज़, हम कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको हमें फैक्ट से सब्सटेंशिएट करना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ इंग्लिश हिंदी नहीं है, यह आपकी गलती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप आंसर राइटिंग पे, जब आप मेंस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अवेल कीजिए, उस पर बेहतर आंसर राइटिंग लिख के आइए, प्रेजेंटेशन जैसे भी करना है। रही बात सर जो ऐसा आपने क्वेश्चन किया, सर इस मामले में मैं एक फार्मूला बड़ा प्रचलित है 753 का। 7 में जैसे एवरेज कुछ क्वेश्चन 150 वर्ड के होते हैं, कुछ 200 या 250 वाले भी होते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एवरेज मान के चलना चाहिए कि मुझे 7 मिनट में एक उत्तर लिखना है। दोस्तों नेक्स्ट आईएएस के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज मेंस 2024 के लिए। ये एक स्पेसिफिक सीरीज है जिसमें हम विषयों पर उनकी गहराई से चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से, जो उस फील्ड को पढ़ाते हैं, जो नेक्स्ट आईएएस के सीनियर फैकल्टीज हैं, उनसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की है, अब उनके पास समय कम है और एग्ज़ाम मेंस का आ रहा है, लेकिन उस पढ़ाई को कैसे अच्छी तरह से कंसोलिडेट करके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आए। तो इसी बात पर इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं पॉलिटी के डिस्कशन के लिए मंजेश जी, हिस्ट्री के डिस्कशन के लिए कमलदेव जी, ज्योग्राफी के डिस्कशन के लिए हैं हमारे साथ संजीव जी, और आंसर राइटिंग पर बात करेंगे अभिषेक जी। तो दोस्तों मैं हूं बी सिंह और इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो मंजेश जी, पहला सवाल आपसे ही है कि जैसे पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी में क्या अप्रोच होनी चाहिए मेंस 2024 के लिए स्टूडेंट्स की? जी सर, जब पॉलिटी सेगमेंट की बात करते हैं या इन जनरल पहले अगर हम बात करें, तो किसी भी सब्जेक्ट्स के 3 हिस्से होते हैं, पढ़ने के तरीके होते हैं। एक तो उसका फैक्ट्स पोर्शन होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट पोर्शन होता है और तीसरा एप्लीकेशन पोर्शन होता है। राइट। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम मेंस स्पेसिफिक आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पहली बात की फैक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करते हुए कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए बच्चों को, और दूसरी बात की कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाए और वो जो एप्लीकेशन होगा विद रेफरेंस टू ऑनगोइंग सिनारियो, मतलब करंट से उसको जोड़कर हम कैसे अप्लाई करें। तो ये तो सबसे बेसिक स्ट्रेटजी लिखने की होनी चाहिए। और जो जैसे पॉलिटी में जब बच्चे आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखने के लिए कुछ मुख्य बिंदु जो उनको एक माइंड मैप बना करके अपने दिमाग में रखना है कि ये पॉइंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर लें, तो उसके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों पे वो ध्यान करके या सोच करके उनको अपने माइंड मैप में बना लें? सर, ये सबसे ज़रूरी बात है जो आपने कही पूरे सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में, कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले कि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो 20 क्वेश्चंस हमें मेंस में लिखने होते हैं, 3 घंटे का हमारे पास समय होता है। तो औसतन पहले हम डिवाइड कर लें कि पर क्वेश्चन हमारे पास इतना मिनट है। तो एक माइंड में हमारा सेटअप होना चाहिए कि इतने मिनट्स में हमें करना है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास 15 मिनट है एक प्रश्न के लिए, तो हमेशा स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 15 मिनट्स हम लिखेंगे नहीं, बल्कि हर क्वेश्चन की माइंड में एक फॉर्मेटिंग करेंगे पहले। 1 से 2 मिनट उसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी चाहिए कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इसके बॉडी पार्ट में क्या होगा और इसके कंक्लूजन पार्ट में क्या होगा। वहां पर हम थोड़ा सा रफ वर्क भी कर सकते हैं, तो 1 से 2 मिनट एग्जामिनेशन हॉल में इसको देना चाहिए। अगर क्वेश्चन बहुत आसान है और आपको आता है अच्छी तरह से, तो फिर सीधे भी आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं, वरना मेरी एडवाइस यही रहती है कि 1 मिनट में आप थोड़ा सा उसकी पॉइंटिंग कर लें कि बॉडी में ये 3-4 पॉइंट्स होना चाहिए सोचकर, और उसके बाद अगर 15 मिनट टोटल लिखने का हमारे पास समय है, तो 11 से 12 मिनट हम प्रश्नों को लिखें। तो ये अब जैसे यहाँ तो 3 घंटे का पेपर है और 20 क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 9 मिनट पड़ेंगे, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो 15 मार्कर हैं उनमें मान लीजिए कि 11 मिनट दे दिए, और जो 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं उसमें मान लीजिए कि 7 मिनट, ऑन एन एवरेज 9 मिनट मिल रहा है। तो अब ये 7 to 11 मिनट में जो आंसर लिखना है,
और नंबर ऑफ वर्ड्स की भी लिमिटेशन है। तो उस दौरान मतलब कितना समय सोचने में और कितना लिखने में यूजुअली क्या आप सजेस्ट करेंगे? जी, हमारी सजेशन ये रहेगी 20% टाइम हम सोचने और फॉर्मेटिंग करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अंत में ये बात मायने नहीं रखती है कि हमने कितना लिखा है, बात अंत में ये मायने रखती है कि हमने क्या लिखा है। और वर्ड्स लिमिट्स के रहते हुए 10% आगे या पीछे जाने की हमें ऑलमोस्ट यूपीएससी में छूट रहती है। तो बेहतर ये हो कि हम 80% टाइम तो राइटिंग के लिए रखें और 20% हम स्ट्रेटजी के लिए सर रख सकते हैं। आपके पास मैं अभी दोबारा आऊँगा। अभिषेक, आंसर लिखते समय आंसर की जो फॉर्मेटिंग है और उस आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, सिमेटिक बनाएं या पैराग्राफिक लिखें, आपका क्या सजेशन है कि क्या बेस्ट अप्रोच होगी? सर पहले तो सर स्टेप बाय स्टेप अगर इस चीज़ को देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्वेश्चन के डिमांड को समझना चाहिए। और यूपीएससी में एक बहुत ख़ास बात है, उसके किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे उसकी डिमांड बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पष्ट होती है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में देखें तो एक उसका थीम होगा, एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के किसी डायमेंशन पे क्वेश्चन होगा और किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन होगा। अगर मान लीजिए लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन आया था कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी। अब इस क्वेश्चन को जब बच्चे आंसर लिखते हैं तो कई सारे बच्चे केवल जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे लिख के चले जाएंगे, कई सारे बच्चे जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी पे लिख के चले जाएंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट डिमांड है कि पहले आपको उसमें स्पष्ट करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ क्या हैं और वो कैसे एक प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कंडीशंस हैं। तो जब उस पर हम आंसर लिखेंगे तो एक बेटर और स्पष्ट क्लियर आंसर होगा। फिर जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आंसर का स्ट्रक्चर होता है वो हम 3 स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। और सर के कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से अगर मैं बोलूँ तो 3 बेसिकली कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज और एक होता है विजडम। राइट। एक इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स की बात कर रहे थे सर, नॉलेज बेसिकली कंसेप्ट्स की, और एप्लीकेशन पार्ट जो है वो विजडम में आता है। तो कंक्लूजन में जनरली हमें विजडम पार्ट को देखने के लिए मिलता है, या सजेशंस जब हम बात करते हैं कि सजेशन दीजिए तब वहाँ पे हमें विजडम दिखानी होती है, और विजडम बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ही है। और जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, अगर हम केवल लिख रहे हैं और उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं फैक्ट से, तो वो केवल ओपिनियन है, वो एक वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। तो हमेशा कोई भी चीज़, हम कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको हमें फैक्ट से सब्सटेंशिएट करना चाहिए। इसके अलावा सर बहुत सारे पैरामीटर हैं जिस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी क्या रिलेवेंस है, क्योंकि मेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हैं तो उनको किस तरह से प्रैक्टिस करके उनका उपयोग किया जा सकता है? जी सर अगर आंसर राइटिंग को देखें तो आंसर राइटिंग के 2 वर्ड हैं, एक है आंसर, एक है राइटिंग। आंसर पार्ट है सर कंटेंट का और राइटिंग इज बेसिकली प्रेजेंटेशन। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं उसमें 2 हेल्प मिलती है हमें। एक तो होते हैं कि जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं पहले के आए हुए हैं, और यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि थीम्स को रिपीट करता है। अब थीम्स के एक डायमेंशन पे एक साल क्वेश्चन पूछा है, दूसरे डायमेंशन पे दूसरे साल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ पे एक हेल्प मिलती है। सेकंड जो प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट है वो बहुत ही क्लियरली आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि अच्छा यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर लेट्स से सर एक स्टेटमेंट, एक कंटेक्चुअल स्टेटमेंट दे दिया और उसके बेसिस पे बोला कि इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आप ये बताइए कि इसका एनालिसिस कीजिए या क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए या इलेबोरेट कीजिए या डिस्क्राइब कीजिए। तो अब इन जो इसकी प्रैक्टिस करनी है विद इन वर्ड लिमिट, वो यूपीएससी के आंसर पे हम करते हैं तो हम बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में कैसे प्रेजेंट करना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट सीरीज में तो स्पेस लिमिटेड है, तो पहले से अगर आपका फ्रेमवर्क बना होगा, माइंड मैप में बना होगा कि हमें ऐसे लिखना है, तो आप ज़्यादा इफेक्टिव आंसर लिख पाएंगे। अभी दोबारा आऊँगा, अब मैं बात करते हैं हम कमलदेव जी से हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग सोचते हैं कि हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे देखे गए हैं जो करंट इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए। तो हिस्ट्री में कैसे एक हॉलिस्टिक अप्रोच हो इस इतिहास के विषय को, स्टूडेंट्स कैसे तैयार करें, मेंस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें क्या प्रमुख बिंदु हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को ये जरूर करना चाहिए? सर इसमें जैसा पहले आपने कहा कि ज़्यादातर सोचते हैं कि स्टैटिक पार्ट है, पर इसमें सर जो अप्लाइड वाली पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अभी क्या हो रहा है सर, पिछले जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो नए सिलेबस में, नए पैटर्न में, उसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 11, 12, 13।
पहले 150 वर्ड में और फिर 250 वर्ड में। तो एक एक चीज सर, जैसे आपने कहा मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की तरह, सर ये विषय मैं हमेशा कहता हूं कि आर्ट साइंस इंजीनियरिंग पहले अलग रखिए, पहले अंडरस्टैंडिंग पे जाइए। राइट। जैसे आपने सर तोड़ा शब्दों को कि अगर मान लीजिए आपको 3 घंटे में 2500 शब्द लिखने हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, इसका मतलब अबाउट पर मिनट 14 वर्ड आपको लिखने आने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो यहाँ इंग्लिश हिंदी नहीं है, यह आपकी गलती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप आंसर राइटिंग पे, जब आप मेंस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अवेल कीजिए, उस पर बेहतर आंसर राइटिंग लिख के आइए, प्रेजेंटेशन जैसे भी करना। रही बात सर जैसा आपने क्वेश्चन किया, एकदम सर आजकल प्री मेंस इवन इंटरव्यू में भी सर, और आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री हो ना हो, लेकिन वो करंट स्पेसिफिक जो चर्चा में वो पूछता है। अब सर मैं जैसे पूरे अगर 6 क्वेश्चन को बांटूं, तो सर इसमें एक क्वेश्चन एंशिएंट या 2 क्वेश्चन एंशिएंट कल्चर से मिला के पूछ रहा है। कभी कभी क्या करता है सर, एक एंशिएंट पूछ लिया, एक मेडाइवल से पूछ लिया, जैसे इस साल सल्तनत पूछा। 3 क्वेश्चन सर मिनिमम उसे मॉडर्न से पूछने हैं, और एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से। सर वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बहुत व्यापक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सर, इतना अच्छा होने के बावजूद सर कभी एक क्वेश्चन और कभी कभी सर पूछता ही नहीं है। तो हमें एनर्जी, हमें फोकस पे भी ध्यान देना है। तो करंट चीजों को जोड़ते हुए, जैसे आपने बोला, जैसे अभी वाइकोम सत्याग्रह के सर 100 वर्ष पूरे हुए, इस तरह की चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जिसके जैसे सर शिवाजी महाराज 1674 250 ईयर था। आप देखते होंगे सर हर पेपर में जब भी बात आती होगी सरकार की तरफ से या पीआईबी में, तो कहीं ना कहीं मराठों से जोड़ के पूछता है। जो कॉन्फेडरेशन बाद में बना, जो छत्रपति ने एक अष्टप्रधान की संरचना रची थी, और जिस तरह वो स्टेबल होकर आगे बढ़ा। अगर सर 1750 का अगर मैप देखें भारत का, तो या तो वो पूरे मराठा डायरेक्ट रूल में थे, हम लोग नेपोलियन की बात करते हैं सर, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ मराठों को कॉन्फेडरेशन देखेंगे तो कुछ ब्रिटिश, जैसे बंगाल इधर छोड़ दीजिए, थोड़ा हैदराबाद, कर्नाटक, और उधर अफगान, सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरा भगवा हो चुका था, पूरा मराठा है। तो हमें ये सोचने को, वो क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है सर, उसका क्वेश्चन है कि पानीपत तृतीय जो युद्ध हुआ वो तो हुआ, लेकिन ये बताइए कि ये साम्राज्य को बदलने वाले अधिकांश युद्ध पानीपत में ही क्यों होते हैं। तो सर जैसा अंडरस्टैंडिंग की बात हुई, पहला प्रश्न तो बड़ा साफ है, आपको अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि आप तीनों युद्धों लिखे पानीपत के, वो पूछ रहा है युद्ध को या साम्राज्यों को बदलने वाले युद्ध पानीपत में ही क्यों होते थे। तो आपको ज्योग्राफिकल रीजन, आपको कल्चरल रीजन, आपको ये सब पॉलिटिकल सारी चीजें जाननी चाहिए। जो सर बेसिकली इन 6 क्वेश्चन का जो मैंने देखा, तो एकदम अगर सर पहले हम एक क्वेश्चन पे सर मैं और बोलना चाहूंगा, इससे बड़ा क्लियरिटी आएगी। एक क्वेश्चन पूछता है, और सर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, खासकर कल्चर वाले क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन पूछता है, भारतीय मिथक परंपरा में कला और वास्तुकला में वृषभ और सिंह के महत्व को आलेखित कीजिए। अब सर देखिए, हर जगह हम लोग सिंह मंदिर जाते हैं, वहां शेर दिखता है, वहां वृषभ दिखता है, लेकिन उसने कहा है मिथक में और कला और वास्तुकला में। तो जैसा सर क्वेश्चन को पहले तोड़िए, जैसा अभिषेक ने कहा, आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा सर। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, डिमांड यही है कि मिथक क्या है, कला वास्तुकला, पहले अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर हो जाए। फिर सर लोगों ने देखा, मैंने ज्यादातर बच्चों से इवन जो सेलेक्ट भी हुए और नंबर जिनकी दिक्कत थी, उसमें सर सबसे बड़ी चीज ये दिखाई दी कि उन्होंने केवल सिंह और वृषभ के, जैसे सनातन धर्म या हिंदू उसमें लिखा। सर आप देखेंगे प्राचीन भारत की बात कर रहा, अगर हम थोड़ा बुद्धिज्म, जैनिज्म में भी बैल और सिंह की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर उसको लेके चलते तो सर ये और बेहतर होता, डायमेंशन बढ़ता, और इस कारण से सर आपकी प्रभावशीलता आंसर राइटिंग की और बेहतर। अगर हम जैसे देखें कि ये एग्जाम आने वाला है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से ऐसे एरिया हैं जिन पर आप सजेस्ट करेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करना जरूरी है? सर पहले मैं कल्चर वाले पार्ट में कहूँगा, इस बार अगर पीटी के पेपर को देखें तो 2024 के प्री में सर कई इंटेंजिबल हेरिटेज जो हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हुए, वहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा जाना, ये दिखाता है कहीं ना कहीं हमारे जो पेपर सेटर हैं, जो हमारी अप्रोच है वो वहाँ सोच रही है। तो मुझे लगता है कि सर एक तो हमारी पूरी सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत के संरक्षण का क्या योगदान है, अब भारत सरकार इसके क्या प्रयास कर रही है। पहला सर इस तरह की चीज़ों पे आना चाहिए, मतलब संस्कृति, सभ्यता और विरासत, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तीनों के अर्थ जानते हुए ये। दूसरा सर मुझे लगता है कि एक साल मैं 21, 22, 23 का जब ट्रेंड देखता हूँ, तो सर कभी भक्ति साहित्य पूछता है, उसके बाद सर जैसा मैंने ये वृषभ वाली बात की वो पूछा,
और पिछले साल के जो क्वेश्चन है सर उसमें वैदिक समाज के बारे में पूछा, तो मुझे लगता है कि सर इस बार बुद्धिज्म और जैनिज्म से लेकर एक क्वेश्चन अगर पहले पार्ट में देखें तो होना चाहिए। वो स्तूप से, मतलब वो वास्तुकला हो सकता है सर, वो चित्रकला हो सकता है, मूर्तिकला सर 2-2 बार लगातार आया है, तो मुझे लगता है इस साल मूर्तिकला नहीं आएगा। तो इस तरह से सर अपने आप को देखें पहले पार्ट में। वर्ल्ड हिस्ट्री सर चूंकि एक क्वेश्चन है और वो आएगा या नहीं आएगा, देयर इज मतलब सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर मुझे लगता है डीकॉलोनाइजेशन और कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण और औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रियाएं हुई हैं खासकर एशिया और अफ्रीका में, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरह इन यूरोप को, अमेरिका को और खासकर बाद में एशिया को प्रभावित किया, ऐसे क्वेश्चन भी देखे जाने चाहिए। देखे जा सकते हैं सर। अब बात करते हैं संजीव जी से ज्योग्राफी के बारे में। तो संजीव जी, ज्योग्राफी को लेकर के स्टूडेंट की एक अप्रोच होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मैप, डायग्राम, स्केचेस इन्वॉल्व होते हैं, तो अप्रोच क्या हो आंसर लिखते समय कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है, अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए ज्योग्राफी विषय में क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए? सर भूगोल में खासकर मैप, डायग्राम या जो फ्लो चार्ट है, इसकी आवश्यकता ज़्यादा भी है और दूसरा इससे मार्क्स भी बच्चों को अच्छा आएगा। हाँ, इसमें एक बात जरूर कहेंगे कि कई विषय का रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे अभी 3 दिन पहले जोशीमठ के आसपास बहुत ह्यूज लैंडस्लाइडिंग हुआ है, तो भूस्खलन, हालांकि पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, पिछले मतलब सेकंड लास्ट ईयर, तो चांस नहीं है, लेकिन आपदा से विकास को जोड़ते हुए, भूस्खलन को जोड़ते हुए प्रश्न फिर से एक्सपेक्टेड है। अब इसमें हम लोग पहले के 10 साल पहले जो जहाँ केदारनाथ में पहले बाढ़ आया था, वहाँ बहुत ह्यूज लैंडस्लाइड हुआ था, तो ऐसे प्रश्नों में आप 5 साल 10 साल पहले के एग्जाम्पल्स पे ले करके, हम एग्जाम्पल दे करके, कुछ अच्छे डायग्राम दे करके ऐसे उत्तर को पुष्ट कर सकते हैं या उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। या अगर कुछ प्रश्न ऐसा आता है सिंपली कि आजकल क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें फिर हम 1 दशक पहले या 5 साल पहले नहीं जा सकते। हम ज़्यादा सिलक्यारा जो टनल था उसमें जो दुर्घटना हुआ, क्योंकि सर वो सेच्योर जोन में है, वो फ्रैक्चर्ड जोन है हिमालय का, वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वहीं दक्षिण भारत में नहीं है, तो जो करंट अप्लाइड चीज़ें हैं वहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा। उसमें कुछ परंपरागत कंसेप्ट हैं जो हर साल उतने ही प्रभावी होते हैं, जैसे ल्यूपोल्ड मैट्रिक्स हो गया, जो भूगोल से इन्वायरमेंट को या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को जोड़ के बता रहे हैं, या अभी जैसे लास्ट ईयर चक्रवात पे फिर से पूछा गया, या कुछ क्वेश्चन जो जियोमोर्फोलॉजी बेस्ड होते हैं। सर जियोमोर्फोलॉजी से क्वेश्चन प्रायः इंडियोरेटिक फोर्सेज पे, भूकंप और ज्वालामुखी को छोड़कर नहीं पूछा जाता, लेकिन आप देखिए मेंस में तो मेंटल प्लूम पूछा जा रहा है, कॉन्टिनेंटल हीट पूछा जा रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पूछा जा रहा है। अर्थात जो अप्लाइड चीज़ें हैं, क्रस्ट के मूवमेंट और उसके प्रभाव से संबंधित, चूँकि हमारी जनसंख्या को, हमारे विकास को, सबको प्रभावित कर रहा है। जैसे फिर हम एग्जाम्पल लें, 3 दिन पहले जो लैंडस्लाइडिंग हुआ है, हम सेच्योर जोन में यदि विकास बहुत ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम बेसिकली देखा देखी चीन और थोड़ा ब्राज़ील के भी आगे तेज़ी से विकास कर रहे हैं कि हम वहाँ तक अपनी पहुँच को सुरक्षित करें। इस प्रक्रिया में उन मापदंडों का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं कि यदि लॉस होगा तो कितना सीवियर होगा। और एक अनुमान आया था, कल हम न्यूज़ देख रहे थे, तो कि लगभग 6 अरब रुपए का लॉस हुआ है जोशीमठ के आसपास जो एक्सप्रेसवे है, और 3 गांव लापता हैं। हालांकि वहाँ गांव 6-6, 10-10 घरों के ही होते हैं, तो इस लॉस की आपूर्ति सरकार कैसे कर पाएगी? और इसी तरह का एक इंसिडेंस अभी हिमाचल प्रदेश में भी रिकॉर्ड हुआ है कि वहाँ पर भी एक गांव में दरारें आई हैं, जिस तरह से जोशीमठ में आई थी। बिल्कुल सर। और ऐसा कहा जाता है कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट अब जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, अब जैसे एग्ज़ाम के लिए तो 60 डेज बचे हुए हैं, तो ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सा विषय है, और इस विषय को अगर कंप्रेस करके इफेक्टिव तरीके से तैयार करना हो तो किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? सर इस मामले में मैं एक फार्मूला बड़ा प्रचलित है 753 का। 7 में जैसे एवरेज कुछ क्वेश्चन 150 वर्ड के होते हैं, कुछ 200 या 250 वाले भी होते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एवरेज मान के चलना चाहिए कि मुझे 7 मिनट में एक उत्तर लिखना है। 7 मिनट? 7 मिनट्स में एक आंसर लिखना है। इसमें 30 सेकेंड्स वो सोचेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे कि उत्तर का मतलब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, इसमें प्रेजेंटेशन में पहले इंट्रोडक्शन हम क्या देंगे, और कौन सा 5 पॉइंट्स, 5 का मतलब है हम केवल 5 पॉइंट्स प्रिपेयर करेंगे, और 5 पॉइंट से आप चाहे 100 वर्ड्स का उत्तर हो या 200 वर्ड का उत्तर हो, आराम से लिख सकते हैं। आप थोड़ा उसको एलेबोरेट ज़्यादा करना होता है। दूसरा, भूगोल में एक और अच्छी बात यह है सर कि हम वहाँ पे यदि से कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं तो हम वहाँ मैप, डायग्राम या चार्ट वगैरह दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो वो स्पेस फील होता है, इफेक्टिव हो जाता है, दूसरा कि उससे मार्क्स भी ज़्यादा आएगा, एक उत्तर का जो श्रृंगार कहते हैं वो भी बन जाता है, और प्लस सर इन चीज़ों से एग्जामिनर को सरल हो जाता है समझना कि विद्यार्थी क्या क्या प्रेजेंट कैसे कैसे कर रहे हैं। और 3 वाले में मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 3 डायमेंशनल आंसर होना चाहिए। 3 डायमेंशनल का मतलब इंट्रो के बाद जो आपका प्रेजेंटेशन होगा
उसमें किस पॉइंट को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रत्येक कंटेंट का कहिए, कंसेप्ट का कहिए, प्रश्न के उत्तर का ही एक बॉडी होगा, एक सिर होगा, फिर एक लास्ट में कंक्लूजन होगा। तो ऑर्डर सही है कि नहीं, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि भूगोल या साइंस टेक वाले उत्तर में थोड़ी छूट होती है सोशल साइंस की तुलना में, बट फिर भी यदि उस ऑर्डर का हम पूरा पालन करें तो पहला सर 7 का मतलब 7 मिनट में आप उत्तर लिखने की आदत डालिए, 30 सेकंड सोचिए, बाकी 6.5 मिनट में आप बढ़िया से लिख सकते हैं, जिसमें मैप डायग्राम पहले ही जैसा सर ने बता रहे थे कि एक प्लान कर ले कि हम क्या क्या उसमें पुट करने वाले हैं। दूसरा 5 में हम 5 पॉइंट कम से कम, और इसमें सर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम लोग कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से कंसर्न कैसे हो सकता है, अंतर विषय को पागम। जैसे हम लिख रहे हैं जियोमोर्फोलॉजी, लेकिन वो क्लाइमेट से कैसे कंसर्न हो सकता है, या क्लाइमेट ही है, जैसे अभी जोशीमठ में जो भूकंप ये लैंडस्लाइडिंग हुआ है, वो तो लैंडस्लाइडिंग जियोमोर्फोलॉजी का भी इशू है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर के तौर पे हम लेके आए तो इंटरलिंकेज से उसको भी देखें। तो 3 डायमेंशनल जो सर 753 में हम थे, एक लिंकेजेस को देखें, दूसरा फिर उसके और कितने डायमेंशंस, अर्थात उसका आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, तात्कालिक प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव। जैसे अब सरकार कम से कम जब नीतियां बनाएगी तो सतत या पोषणीय या धारणीय विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके ही नीतियां बनाए तो बेहतर होगा। और आजकल तो कोटेशन भी यूज़ किया जा रहा है कि विकास को पर्यावरण से बिल्कुल अलग नहीं किया सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। तो सर ऐसे डायमेंशन वाइज तैयार करें विद्यार्थी। और मेरा मानना है सर कि थोड़ा मैं इसको विषय को तैयार करने में भी बता दूं कि भूगोल विषय की जब तैयारी विद्यार्थी करते हैं तो नोट्स जरूर बनाएं, और नोट्स बनाने में 2 चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें। पहला, सिलेबस बिल्कुल उनको याद होना चाहिए, जो पॉइंट्स उसमें मेंशन है। इसके अलावा सिलेबस के साथ साथ जो पहले 10 साल में कम से कम क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आने की संभावनाएं होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लो हिमालय, तो हिमालय क्या है, कहाँ है। अब सर हिमालय के विषय में जनरली लोग यही सोच के चलते हैं कि हिमालय एक जल विभाजक है, या हिमालय एक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका महत्व आ सकता है। इसके बाद हम बताते हैं जल विभाजक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ग्लेशियर्स का घर है, तो हमारे लिए संसाधन का भी घर हो सकता है, पर्यटकों का स्वर्ग हो सकता है। लेकिन भू राजनीति में अभी तक हिमालय से कंसर्न क्वेश्चन आया नहीं है, बट उसकी महत्ता वहाँ भी है कि चीन जैसा एक अतिक्रमणवादी राष्ट्र, दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर सीमा पे पाकिस्तान भी है, तो एक बहुत ही व्यवहारिक प्रकार से एक सीमांत का निर्माण करता है हिमालय। इसके अलावा संसाधन में विश्व में सबसे बड़ी, कहा जा रहा है आजकल कि तीसरा विश्व शायद जल के लिए होगा, और ध्रुवीय प्रदेश के बाहर जल संसाधन का सबसे बड़ा घर ये हिमालय ही है। जो अच्छी बात है कि हमारे पास काराकोरम से लेकर के पूरा जो हिमालय का रेंज है, उसमें ग्लेशियर्स का पूरा पोर्शन हमारे ही पास है। वन के मामले में या अन्य कई और भी संसाधन है, जिस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो वो एक पॉइंट्स निकालना शुरू करें। हिमालय तो पहला क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसकी मेन फीचर विशेषताएं क्या है, और क्वेश्चन किसी पास जैसे जल विभाजक है तो क्या होगा, जलवायु विभाजक है तो क्या होगा, हिमालय की भूमिका मानसून की उत्पत्ति में, मानसून को दिशा देने में, और हिमालय की एक व्यवहारिक बात यह कि भू राजनीति में इसका महत्व क्या हो सकता है। तो ऐसे जब पॉइंट्स को हम खोल के जोड़ लेते हैं तो डायमेंशन हमारे दिमाग में क्लियर होता है, और तब हम उस 753 वाले कंसेप्ट पे आते हैं किसी भी उत्तर को लिखने में, तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा सरल और सहज हो जाता है। और लिंकेजेस का सर एक और फायदा ये है कि कई बार हम पॉइंट्स मिस करते हैं ना, तो दूसरे पॉइंट्स के उत्तर को जोड़ करके भी इस वाले मेन स्ट्रीम के उत्तर का निर्माण कर लेते हैं। राइट। दोस्तों, जैसे हम तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसे जो पिछले 1 साल में या लास्ट के 1-1.5 साल में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी न्यूज़ में रहा, या फिर आर्टिकल 370 पिछले 2 साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और इस तरह के बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो ओवर द लास्ट 1 to 2 ईयर्स कभी न कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में या PIB में या कहीं पर दिखेंगे। उन टॉपिक्स को लेकर के आप क्या करिए कि उनके डिफरेंट बिंदुओं पे विचार करके एक ना माइंड मैप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, अब इन सब में ना 4-5 तरह की पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ में उसमें साइंस या फिर करंट की चीज़ें क्या हैं। अगर वो 5 से 10 पॉइंट्स आप सोच लें
और जैसे आपने मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ये 10-12 पॉइंट्स आपने सोच लिए। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था तो उसके लिया आपने उसका हिस्टोरिकल, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसका नेट जीरो, और इस तरह से सोच लिया। जो जो चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा आई हैं या बजट में बातें की गई हैं, कई बार क्या होता है कि सवाल क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पेपर 1 में पूछा गया, अब उसमें ज्योग्राफी का भी हो सकता है और हिस्ट्री का भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। तो इस तरह की अप्रोच भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और काफ़ी कारगर होती है कि उनका एक टॉपिक तैयार हो गया, उस टॉपिक में उन्होंने बहुत सारे पहलू सोच के रख रखे हैं, और जब एग्ज़ाम में वो पूछा गया, अगर 10 नंबर का पूछा है तो उसको थोड़ा 150 वर्ड में आंसर कंसोलिडेट कर दिया, अगर वो 15 मार्क्स का पूछा है तो 250 वर्ड में लिख दिया। मंजेश जी, अब आपसे मैं इसी पे बात करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका सब्जेक्ट बहुत अभी अच्छी तैयारी नहीं है, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस बार मेंस नहीं लिख रहे हैं, उनको अगली बार लिखना है, जिनके पास समय है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या आप सलाह देंगे कि जैसे पॉलिटी में सोर्स ऑफ स्टडी वो क्या रखें? 2 तरह के बच्चे हैं, एक हो गए जो मेंस लिख रहे हैं इस बार, दूसरा जो अगले बार मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस बता पाएँ कि इस बार जो लिख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं, सोर्स ये कर लो, और जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अप्रोच कर लो। ये सबसे पहले सर अगर बात करें कि जो जिनके पास अभी समय है और जो 1-2 सालों के बाद मेंस लिखने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको अपना अप्रोच ज़्यादा एक्सटेंसिव, व्यापक रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वो क्लास नोट्स को तो अपना प्राइम सोर्स बनाएं, क्योंकि क्लास नोट्स किसी भी टॉपिक का हो तो ऑफ कोर्स उसमें सारे पहलू शामिल होते हैं, वो थोड़े आसान भी होते हैं, समझ में भी आसानी से आते हैं, तो क्लास नोट्स उनका फर्स्ट सोर्स हुआ। उसके बाद अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो वो किसी एक किताब को बेस बनाएं। सबसे अच्छा नेक्स्ट आईएएस की द्वारा जो पब्लिश की गई किताब है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, और उसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो उसको बनाएं। अगर कोई व्यक्ति एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ना चाहता है तो वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, 2 में से किसी एक को पढ़े और उसको बार बार पढ़े। पॉलिटी की यदि बात करें सर, तो जो पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, खास करके जो लॉन्ग टर्म में बच्चे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों टाइटल है पेपर 2 में, दोनों वर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा पॉलिटी, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनल पार्ट है, जो पॉलिसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में क्लॉज के रूप में, पार्ट्स के रूप में लिखा गया है। पॉलिटी उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल या अप्लाइड एस्पेक्ट है वो पॉलिटी है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका रोल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, उसके रोल को लेकर विवाद चल रहा है, वो पॉलिटी है। तो पहली बात कि हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब जो किताबें हैं जिनकी बात कर रहे हैं, तो बेसिक फोकस उनका कॉन्स्टिट्यूशन पे है, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत की किताब हो या कोई भी किताब हो, वो पॉलिटी को एड्रेस नहीं करता है, करंट इश्यूज को। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन तो किताब से लीजिए, पढ़िए, और पॉलिटी के लिए क्लास नोट्स हो गया, उसको फोकस करें। इसके अलावा करंट पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो जो मैगजीन्स अपनी आती है बहुत अच्छी है नेक्स्ट आईएएस की, तो उसको करंट के लिए वो फोकस करें। कोई एक अखबार रेगुलर तौर पर पढ़ें, पीआईबी की साइट्स को देखें, राज्यसभा का चैनल देखें। तो जो लॉन्ग टर्म में तैयारी करें उनके लिए तो सारी चीजें करनी चाहिए और हैबिट के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। अब जो इस साल मेंस देने वाले हैं, तो ऑफकोर्स समय बहुत कम है और स्ट्रेटजी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सब कुछ पढ़ना डिजायरेबल तो है लेकिन पॉसिबल नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा इस मेंस के लिए। और अगर आपको याद हो, शायद आप भी थे उस जब हम लोगों ने बनाया था वीडियो कि प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, तो पॉलिटी में गेस किया गया था कि पार्लियामेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पीकर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेजेस, और उस वीडियो में और उस पे सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए। तो थोड़ा सा बच्चों को गेस भी करना पड़ेगा कि इस बार के मेंस के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो यदि इस बार के मेंस की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को 3 हिस्से में वो बांट लें। एक तो फिलॉसफी का पोर्शन है जिसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा वो गवर्नमेंट के पोर्शन को कर लें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और तीसरा वो अदर्स को कर लें। अब पहले पोर्शन की यदि बात करें तो वो एवरग्रीन है, उसको ट्रेडिशनली तैयार करें, लेकिन इस बार के कॉन्टेक्स्ट में
उस पोर्शन में भी जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 21 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इस बार सवाल आया, और इंपॉर्टेंट होने का कारण मैं ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है कि यदि क्लाइमेट चेंज के कारण या किसी अन्य कारण से फसल खराब हो जाती तो उसमें सहायता पाना भी आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट। तो थोड़ा उसमें अच्छे से वो तैयार करें। इस तरह के इशूज खोजना, होमोसेक्सुअलिटी पर पिछले 2 साल से बहुत सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। होमोसेक्सुअल मैरिज को उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद भी एक कमेटी बनाने की बात की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन इस बार के लिए मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि जैसा अभिषेक ने बताया कि थीम रिपीट होता है। तो प्रीलिम्स में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर पिछले 2 साल से सवाल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ेगा मेंस में भी 9th शेड्यूल आदि से। तो एक तो ये ट्रेडिशनल फिलोसफी का हिस्सा है, उसको वो जनरल तैयार करें। गवर्नेंस की, गवर्नमेंट वाले पोर्शन की बात यदि मैं कहूं तो फिर मैं कह रहा हूं कि इस बार यूनियन लेजिस्लेचर एक वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर काफी विवादों का रहा है। जैसे स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, इस बार मुझे लगता है कि मेंस में शायद उससे सवाल है। 4 दशक के बाद भारत में स्पीकर का इलेक्शन हुआ, अदरवाइज वो अनअपोज्ड हुआ करता था। तो थोड़ा इससे संबंधित एनालिटिकल इशू को देखें जरूर। इसी तरह यदि मैं कहूं तो इलेक्शंस कमीशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, मेंस के लिए भी इस बार इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर को ठीक से बच्चे तैयार करें। गवर्नर टॉपिक इस बार के मेंस के लिए हमारे हिसाब से एक वीवीआई टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गवर्नर्स कई राज्यों में बहुत ही विवादित आचरण करते हैं। अभी हाल में अखबार में हमने पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर ने बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, जो भारत के इतिहास में ये सब चीजें कभी देखी नहीं जाती हैं। तो गवर्नर टॉपिक कई राज्यों में, गवर्नर तमिलनाडु के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, कई विवादित बात है। तो गवर्नमेंट वाले पोर्शन से ये टॉपिक्स हैं। और अदर्स की बात करें तो सिटीजनशिप हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इस बार नोटिफाई किया गया है। वो टॉपिक मुझे लगता है कि मेंस में शायद उससे जोड़कर सवाल आ सकता है। इलेक्शंस को अच्छे से देखना है, पंचायती राज को अच्छे से देखना है, म्यूनिसिपैलिटीज को अच्छे से देखना है, ये सब टॉपिक्स को वो लेकर चलें। अगले एपिसोड में हम दूसरे विषयों के साथ फिर आएंगे डिस्कशन के लिए। आप अपने कमेंट लिखिए और आप किन किन मुद्दों पे डिस्कशन सुनना चाहेंगे वो भी हमें सजेस्ट करिए। उन मुद्दों पे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट आईएएस से अगर आपको किसी भी सहयोग की आवश्यकता हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, आपने नेक्स्ट आईएएस ज्वाइन किया या नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी या कोई भी आपको सहायता हमसे चाहिए, हम आपके लिए सहयोग करने के लिए आतुर हैं और आप हमेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।